देखो बच्चों, आज हम लोग क्लास 10 का मैथ एक्सरसाइज 9.1 इसका लास्ट क्वेश्चन 16 नंबर सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देते हैं। क्वेश्चन देके दिया है कि मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है। मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है। तो सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। क्वेश्चन देखिए, पहले फिगर इसका कैसे बनाएंगे। सबसे पहले दिया एक मीनार है, यहाँ मीनार है। मीनार यहाँ ए बी से हम यहाँ ज्ञात करते हैं। यहाँ ए बी क्या, एक मीनार दिया गया है, ठीक है। मीनार के आधार से जो आधार रेखा है, यह मीनार से होकर जाने वाली आधार रेखा है। इस आधार रेखा पर 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर, आधार से 4 मीटर की दूरी पर यहां मान लेते बिंदु सी है, ठीक है। और आधार से 9 मीटर की दूरी पर हम मान लेते बिंदु डी है। यहां से यहां तक की दूरी है 9 मीटर। बिंदु क्या है, डी है, ठीक है। क्वेश्चन को फिर से देखे, दिया है मीनार के आधार से और एक सरल रेखा, मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है। अब इन दोनों बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण निकालना है। तो यहां से उन्नयन कोण करने का मतलब कि सी बिंदु से भी बिंदु बी को देखा जाएगा और डी बिंदु से भी बी को क्या करते हैं, देखते हैं, इसका उन्नयन कोण बनता है। और ये दोनों उन्नयन कोण एक दूसरे के क्या है, पूरक है। पूरक आने का मतलब क्या है कि अगर यह हमारा थीटा है, ये हमारा 90 माइनस थीटा होगा। ये पूरक कोण है, ठीक है। पूरक कोण किसे कहते हैं, जब दो कोणों का योगफल 90 डिग्री हो तो ये कोण एक दूसरे के पूरक कोण कहे जाते हैं, यदि दो कोणों का योगफल 90 डिग्री हो, ठीक है। फिर से देखिए, इसमें क्या है, ए भी एक मीनार है। मीनार के आधार से जाने वाली रेखा पर इस आधार से 4 मीटर की दूरी पर एक बिंदु सी है। सी से इसके शिखर बी का उन्नयन कोण और इसके आधार से 9 मीटर की दूरी पर दूसरा बिंदु क्या है, डी है। यहां से मीनार के शिखर बी का उन्नयन कोण, ये दोनों उन्नयन कोण एक दूसरे के पूरक है। हम यहाँ अगर थीटा मानेंगे तो यहाँ 90 माइनस थीटा मान सकते हैं, अथवा अगर हम यहाँ पर 90 माइनस थीटा यहाँ मानेंगे तो यहाँ का क्या मान सकते हैं, यहाँ पर अगर थीटा मानेंगे तो यहाँ पर 90 माइनस थीटा ले सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे हम पूरा कोण हम ज्ञात कर सकते हैं। अब देखें यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले स्टेटमेंट लिखेंगे कि माना ए बी एक मीनार है जिसके आधार ए से चार मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु सी तथा 9 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु डी है, बिंदु डी है। यहाँ लिखे हैं कि ए बी एक मीनार है जिसके आधार ए से, यहाँ आधार ए है, ए से
4 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु सी और 9 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु डी है, और इन बिंदुओं से यानी बिंदु सी और डी से, बिंदु सी और डी से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण मीनार के शिखर का उन्नयन कोण थीटा एवं 90 डिग्री माइनस थीटा है। ये हमको दिया गया है। ठीक है, बात करो। अब क्या दिया गया पहले नोट करें। यहाँ जो जो दिया गया पहले यहाँ नोट करें। दिया गया है AC बराबर 4 मीटर और DA बराबर 9 मीटर, ये दिया गया है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, समकोण त्रिभुज लेते हैं। समकोण त्रिभुज BCA में, अच्छा है ABC में, समकोण त्रिभुज BCA में। अब यहाँ देखिए BCA में यह CA हमारा 4 है, यहाँ कोण क्या है, थीटा है। tan में मान ले लेते हैं, tan थीटा इक्वल, यानी tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। लंब हमारा क्या है AB, बटे आधार कितना है CA। यहाँ tan थीटा बराबर AB का वैल्यू नहीं मालूम है बटे CA का वैल्यू दिया है 4। यहाँ पर अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा या tan थीटा बराबर हम AB बटे यहाँ पर 4 लिख सकते हैं, या हम मान लेते हैं कि एक इक्वेशन है हमारा tan थीटा बराबर AB बटे 4, एक फर्स्ट इक्वेशन है। अब दूसरे वाले को लेते हैं, ट्रायंगल BDA में समकोण त्रिभुज BDA में यहाँ है tan 90 माइनस थीटा, tan इंटू 90 माइनस थीटा बराबर लंब बटे आधार होगा। लंब है AB, बटे आधार हो जाएगा DA। यहाँ हो गया हमारा tan 90 माइनस थीटा, लंब हमारा AB है, आधार कितना है DA है। अब इसका सलूशन निकालेंगे। यहाँ देखिए tan 90 माइनस थीटा बराबर होता है cot थीटा, cot थीटा। cot थीटा बराबर क्या होगा, AB वैल्यू नहीं मालूम है, AB अपॉन यहाँ DA बराबर यहाँ क्या दिया है 9। ठीक है, यहाँ पर DA बराबर 9 जो वैल्यू दिया है, यहाँ पर DA बराबर 9 लिख देते हैं। अब cot थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 बटे tan थीटा, 1 बटे tan थीटा बराबर AB बटे 9। अब यहाँ देखें, यहाँ समीकरण 1 में हम निकाले हैं tan थीटा बराबर AB बटे 4, तो यहाँ पर tan थीटा बराबर यहाँ वैल्यू रख देंगे, tan थीटा का मान AB बटे 4, तो 1 बटे tan थीटा है। जब tan थीटा बराबर AB बटे 4 है तो 1 बटे tan थीटा बराबर हो जाएगा 4 बटे AB, पलट जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 बटे tan थीटा के जगह पर लिख देंगे 4 बटे AB, और बराबर हो गया हमारा AB बटे 9। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हुआ, AB में AB का गुणा करेंगे तो AB स्क्वायर बराबर 9 चौक 36, AB स्क्वायर बराबर 9 चौक 36, या इसी के आगे निकाल देंगे। यहाँ हम कर देते हैं, इसके बाद यहाँ देख लेंगे, जब AB स्क्वायर बराबर यहाँ 36 है तो यहाँ पर AB का जब वैल्यू निकालेंगे तो AB बराबर हो जाएगा रूट में 36, स्क्वायर यहाँ हटाएंगे तो रूट में हो जाएगा, अर्थात यहाँ पर AB इक्वल हो गया 6 क्या मीटर।
इसलिए मीनार की ऊंचाई कितनी हो गई? 6 मीटर। यही हमें प्रूव करना था। फिर से ध्यान दें क्या दिया है, एक बार फिर से पुनः देख लें। दिया है एक मीनार है, मीनार से 4 मीटर और मीनार से 9 मीटर की दूरी पर, यानी मीनार के आधार से जाने वाली एक सरल रेखा है। इस सरल रेखा से 4 मीटर और 2 मीटर की दूरी पर स्थित 2 बिंदु हैं। इन दोनों बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण एक दूसरे के पूरक हैं। तो हमें ज्ञात करना है कि मीनार की ऊंचाई कितनी होगी? 6 मीटर होगी। यह हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले स्टेटमेंट में हमें लिख दिया है कि माना ये भी एक मीनार है जिसके आधार बिंदु ए से 4 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु सी है तथा आधार ए से 9 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु डी है और बिंदु सी और डी से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण एक दूसरे के पूरक है, अर्थात एक थीटा होगा तो दूसरा 90 डिग्री माइनस थीटा होगा। ये स्टेटमेंट हम लिखे हैं। उसके बाद जो दिया है लिख लेंगे। दिया गया है कि AC बराबर 4 मीटर और DA बराबर यहाँ पर 9 मीटर। पहले क्या किए हैं, यह त्रिभुज ले लिए हैं CAB को। तो BCA में हमारा क्या हुआ है कि tan थीटा है, tan थीटा बराबर AB बटे CA है और tan थीटा बराबर यहाँ पर AB का वैल्यू नहीं मालूम है, CA के जगह पर हम क्या किए हैं 4 लिख दिए। ठीक है। अब समकोण त्रिभुज यहाँ दूसरे बड़े वाले त्रिभुज के लिए है BDA में, समकोण त्रिभुज BDA में tan 90 माइनस थीटा हो गया, क्योंकि यहाँ पर कोण कितने का बनता है 90 माइनस थीटा है। यहाँ लंबाई यानी मीनार की ऊंचाई AB है बटे आधार यहाँ से यहाँ तक DA है, तो AB का बटे 9 है। यहाँ tan 90 माइनस थीटा का वैल्यू क्या होता है cot थीटा। cot थीटा बराबर हो गया AB बटे 9। cot थीटा इक्वल होता है 1 बटे tan थीटा बराबर 1 बटे tan थीटा बराबर AB बटे 9। यहाँ चूंकि tan थीटा बराबर AB बटे 4 है, अर्थात 1 बटे tan थीटा क्या होगा 4 बटे AB होगा। इसको पलट दिया गया है, यहाँ 4 बटे AB के रूप में लिख दिया गया है। अब यहाँ पर AB बटे 9 है, दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई किए हैं, AB में AB का और 4 में 9 का मल्टीप्लाई किया गया, तो AB स्क्वायर बराबर 36, अर्थात AB बराबर होगा √36 और AB बराबर 6 मीटर। यही हमें सिद्ध करना है कि मीनार की ऊंचाई बराबर 6 मीटर होगी। अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 10। यह क्या है वृत्त है। देखिए वृत्त क्या है, सबसे पहले वृत्त की परिभाषा पर ध्यान दें। वृत्त किसे कहते हैं, देखिए वृत्त क्या है, यह वृत्त है। ये जो दिखाई गई आकृति है यह क्या है वृत्त है। थोड़ा झूला करें उधर से लाख वहां रख दो। अरे भाई यहाँ वृत्त है। अब देखो वृत्त की परिभाषा अगर पूछा जाए कि वृत्त किसे कहते हैं, ठीक है, वृत्त किसे कहते हैं पीछे, हाँ बस दूसरा वृत्त किसे कहते हैं, तो क्या है कि एक निश्चित बिंदु से, वृत्त में जो बीच वाला बिंदु होता है इसको क्या कहते हैं केंद्र कहते हैं। जो सबसे बीच में बिंदु होता है इसको क्या कहते हैं केंद्र। यह वाला हमारा बिंदु केंद्र है। और वृत्त में एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित, अब जैसे मान लो कि यहाँ केंद्र से यह दूरी, केंद्र से यह दूरी, केंद्र से यह दूरी, ये सभी दूरियां आपस में क्या होती है समान होती है। तो एक वृत्त के केंद्र से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ वृत्त कहलाता है। ये वृत्त की परिभाषा है। अब जैसे कि मान लो वृत्त के केंद्र से, यहाँ वृत्त का केंद्र O है, यहाँ पर मान लो बिंदु A है, B है, C है, B है, E है,
एफ है, जी है। यहाँ पर क्या है कि वृत्त के केंद्र से समान दूरी पर ए, बी, सी, डी और ई ये सभी बिंदु समान दूरी पर स्थित है। यानी ओ से जितना दूरी पर ए है, जितनी दूरी पर बी है, जितनी दूरी पर सी है, ओ से उतनी ही दूरी पर डी भी है, ओ से उतनी दूरी पर ई भी है, ओ से उतनी दूरी पर एफ भी है और ओ से उतनी दूरी पर जी भी है। अर्थात यहाँ पर ए, बी, सी, डी, ई, एफ और जी क्या है, केंद्र से समान दूरी पर स्थित है। तो किसी वृत्त के केंद्र से यानी एक निश्चित बिंदु से अगर पूछा जाए कि वृत्त का केंद्र किसे कहते हैं, यानी वृत्त किसे कहते हैं, तो हम क्या परिभाषा बताएंगे कि किसी निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ, किसी निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ वृत्त कहलाता है। ये वृत्त की परिभाषा है। ठीक है। अब जिस निश्चित दूरी से यानी जिस निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ वृत्त कहलाता है, इसी निश्चित बिंदु को हम क्या कहते हैं, केंद्र कहते हैं। इस निश्चित बिंदु को क्या कहते हैं, केंद्र कहते हैं। ये तो मालूम हो गया सबको वृत्त क्या है। अब वृत्त में देखिए क्या पढ़ना है। अब जैसे ये हमारा एक वृत्त है, वृत्त का मान लेते हैं यहाँ पर केंद्र है, वो है। अब यहां देखें, अगर इस वृत्त के इस बिंदु से हो करके यानी स्पर्श करके अगर कोई रेखा ऐसे केवल जाती है, केवल स्पर्श करके जाती है, ठीक है। यह मान लेते हैं ए बी एक रेखा है जो वृत्त को यहाँ पर बिंदु P पर स्पर्श करती है। यह एक रेखा ए बी है जो वृत्त को बिंदु P पर स्पर्श करती है। तो इस रेखा ए बी को हम कहेंगे कि इस वृत्त की क्या है, स्पर्श रेखा। अर्थात स्पर्श रेखा किसी वृत्त को केवल एक बिंदु पर स्पर्श करती है। समझ में आया। दूसरी चीज, अब मान लो यहां पर अगर ऐसे रेखा खींची जाए, अब यहां पर वही ए बी रेखा है, यहां वृत्त को मान लो यहां पर यम और यन, यम और यन, अर्थात यहां पर दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, दो बिंदु पर काटती है। आई बात समझ में। तो जब यह रेखा किसी वृत्त को दो बिंदुओं पर काटती है, अर्थात दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, तो इस रेखा को क्या कहते हैं, छेदक रेखा। यह रेखा हमारी है छेदक रेखा। और यह जो रेखा खींची गई है क्या है, स्पर्श रेखा है। ठीक है। ये तो मालूम हो गया स्पर्श रेखा किसे कहते हैं और छेदक रेखा किसे कहते हैं। स्पर्श रेखा वृत्त के केवल एक बिंदु से स्पर्श करती हुई जाती है। स्पर्श यानी केवल छू करके जाती है, ठीक है। और छेदक रेखा जो है किसी वृत्त को दो बिंदुओं पर क्या करती है, प्रतिच्छेद करती हुई जाती है, अर्थात काटती हुई जाती है। तो अगर पूछा जाए स्पर्श रेखा और छेदक रेखा में क्या अंतर है, तो हम लोग यहाँ पर उसके अंतर के बारे में बता सकते हैं। ठीक है। अब यही हमको पढ़ना है। अब आगे देखिए एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज में चलें। एक्सरसाइज 10.1, एक्सरसाइज यहाँ 10.1 में देखिए क्या दिया है। 10.1 में फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। एक वृत्त में हम लोग कितनी स्पर्श रेखा बना सकते हैं, यह हमें बताना है। तो देखें, एक वृत्त में हम लोग कितनी स्पर्श रेखा बना सकते हैं, यह हमें बताना है। तो देखें, अगर कोई वृत्त इस तरह से खींचा गया हो और स्पर्श रेखा की संख्या बतानी है, तो यहाँ से भी स्पर्श रेखा ले जा सकते हैं, यहाँ से भी खींच सकते हैं, यहाँ से भी खींच सकते हैं, ऐसे भी खींच सकते हैं। इस तरह से एक वृत्त में हम लोग अनंत, ठीक है, एक वृत्त में कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। दूसरा चीज है रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। इसका पहला नंबर दिया है, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे पहले नंबर में केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। स्पर्श रेखा क्या है, केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, उसमें एक भरना है। दूसरा दिया है,
दूसरा दिया है वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा। तो यह वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा क्या कहलाती है? छेदक रेखा कहलाती है। आवाज कम। ठीक है, अब आगे देखें। एक वृत्त की खाली स्थान दिया है, स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। एक वृत्त की कितनी समांतर स्पर्श रेखा हो सकती है? तो देखो समांतर दिया है केवल, तो एक वृत्त की जो है कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं? कितनी हो सकती है? दो समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। एक इधर, जैसे हमारी ए बी है, तो यहाँ पर हमारा दूसरी जो है पी क्यू या आर एस, कोई भी हम समांतर रेखा बना सकते हैं। तो एक वृत्त की दो समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को, वृत्त और स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु, ये वृत्त है तो वृत्त का भी ये बिंदु है और स्पर्श रेखा का भी उभयनिष्ठ बिंदु है। इन दोनों उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं? स्पर्श बिंदु। क्या कहते हैं? स्पर्श बिंदु कहते हैं। आगे देखिए, अगला दिया है क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है 5 सेंटीमीटर रेखा वाले 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ। दूसरा क्वेश्चन देखें। एक वृत्त है, जिसकी त्रिज्या की लंबाई कितनी है? 5 सेंटीमीटर है। ये मान लेते हैं वो ये है। एक 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के बिंदु P पर, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के बिंदु P पर, यहाँ P बिंदु मान लेते हैं, स्पर्श रेखा PQ। यहाँ से एक स्पर्श रेखा खींच लेते हैं। यह स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली रेखा, केंद्र O से जाने वाली रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है। बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर, यहाँ OQ बराबर 12 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, तो कह रहा है PQ की लंबाई कितनी होगी। हम यहाँ देखें, PQ की लंबाई हमें ज्ञात करना है। यहाँ दिया है कि एक वृत्त है, OP क्या है? O से P तक की दूरी है, त्रिज्या है। OP बराबर 5 सेंटीमीटर त्रिज्या है। P बिंदु से होकर जाने वाली PQ स्पर्श रेखा है। यह PQ स्पर्श रेखा में OQ दिया है कि 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो पूछ रहा है कि हमारी PQ की लंबाई कितनी होगी। तो यहाँ पर देखिए, कोई भी वृत्त के केंद्र से स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली रेखा स्पर्श रेखा पर लंबवत होती है। ठीक है, वृत्त के केंद्र से स्पर्श बिंदु और स्पर्श रेखा को मिलाने वाली जो रेखा है, त्रिज्या है, ये क्या होती है? लंबवत होती है। इसलिए यहाँ पर OPQ क्या है? समकोण त्रिभुज है। अब यहाँ पर दिया है कि OPQ एक समकोण त्रिभुज है। OPQ क्या है? समकोण त्रिभुज है। यहाँ पर OP बराबर कितना दिया है? OP बराबर दिया है 5 सेंटीमीटर, OQ दिया है 12 सेंटीमीटर। हमको PQ ज्ञात करना है। तो देखिए, यहाँ पर एक कर्ण है, अगर इसको हम लंब मान लेंगे, ये हमारा आधार हो जाएगा। ठीक है, तो हमें आधार ज्ञात करना है, अर्थात PQ बराबर होता है रूट में कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग, अर्थात OP का वर्ग। यहाँ पर रूट में OQ 12 का स्क्वायर माइनस OP 5 का स्क्वायर। यहाँ निकालेंगे, 12 का वर्ग होता है 144
5 का वर्ग 25, घटाएंगे 14 में से 5 गया 9, और यहाँ भी बचा 13, 13 में से 2 गया 11, 13 में से 2 गया 11, तो 12 का वर्ग 144, 5 का वर्ग 25, यानी होगा 119। तो उसी रूप में यानी पीक्यू की लंबाई 119। यहाँ समझ में सबको आ गया है, जैसे इसमें दिया गया था कि वृत्त था, यहाँ पीक्यू का मान नहीं बताए थे कि पीक्यू बराबर ओक्यू का स्क्वायर और माइनस ओपी का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ ओक्यू क्या था 12 का वर्ग और माइनस 5 का वर्ग। 144 में से 25 घटाएंगे फिर हमारा 119 आ जाएगा, अर्थात ऑप्शन जो डी दिया वही हमारा सही है। अगला देखिए क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, एक वृत्त खींचिए और एक दी गई रेखा के समांतर 2 ऐसी रेखा खींचिए, उनमें से एक स्पर्श रेखा हो तथा दूसरी छेदक रेखा हो। एक वृत्त खींचना है और उस वृत्त के समान दी गई रेखा के समांतर 2 ऐसी रेखाएं खींचना है कि उनमें से एक स्पर्श रेखा हो और दूसरी छेदक रेखा हो। तो सबसे पहले वृत्त खींचेंगे, ये वृत्त है हमारा, और वृत्त में कह रहा है कि एक दी गई रेखा के समांतर एक दी गई रेखा है। मान लो कोई रेखा इसमें वृत्त में अगर दी गई हो, चाहे स्पर्श हो या छेदक, कोई भी एक रेखा दी गई है। अब मान लेते हैं कि यही एक रेखा हमारी ये भी दी गई है, तो इस रेखा के समांतर जो है एक स्पर्श रेखा खींचना है और एक छेदक रेखा खींचना है। तो स्पर्श रेखा खींचेंगे तो समांतर यहाँ से खींच देंगे, जो केवल स्पर्श करके जाती हो, यानी छू करके इसको जाती हो। ये मान लेते हैं हमारा आरएस है, और दूसरा क्या है, छेदक रेखा हम कहीं भी खींच सकते हैं, यही हमको बताना है। इसका भी हम नाम कुछ भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर ये दिया है कि एक वृत्त दिया गया है और दिया है इस वृत्त में एक रेखा दी गई है, वृत्त में कहीं भी एक रेखा दी गई है, और इस दी गई रेखा के समांतर एक स्पर्श रेखा हमें खींचनी है और दूसरी हमें छेदक रेखा खींचनी है। तो मान लेते हैं कि दी गई रेखा हमारी AB है, AB के समांतर स्पर्श रेखा यहाँ पर RS खींची गई है और दूसरी समांतर रेखा MN खींची गई है। ठीक है, तो यह हमारा चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। अब इसका अगला चैप्टर क्या दिया है, नेक्स्ट चैप्टर वृत्त के ही बारे में दिया है, एक्सरसाइज 10.2। अब इसमें भी दिया है, एक बिंदु से एक वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की संख्या ज्ञात करने के लिए कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। ये सब आगे जो नेक्स्ट डे पढ़ाएंगे। आज यही समाप्त कर देते हैं।